हेलो स्टूडेंट्स, वर्क ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में आज हम पढ़ने वाले हैं टेंडर एंड इट्स टाइप। साथ ही पढ़ेंगे अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में, निविदा तथा उसके प्रकार, धरोहर राशि और प्रतिभूत राशि। सबसे पहले देख लेते हैं कि टेंडर एंड निविदा होती क्या है। ठीक है, अब ठेके पर कार्य करने के लिए पहला कार्य होता है कि उस कार्य के लिए उचित ठेकेदार ढूंढा जाए तथा साथ ही खुले बाजार में यह भी मालूम किया जाए कि यह कार्य कम से कम कितनी धनराशि में किया जा सकता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको तकनीकी भाषा में निविदाओं को आमंत्रित करना कहते हैं, टेंडर कॉल करना कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि निविदा किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा लिखित रूप से भेजा गया वह प्रस्ताव है जिसमें वह व्यक्ति अथवा संगठन दी गई परिस्थितियों में किसी सामग्री का प्रदाय अथवा कार्य को निर्धारित समय अवधि में निश्चित दरों पर पूर्ण करने की सहमति व्यक्त करता है। वह व्यक्ति अथवा संगठन उस कार्य को वास्तव में तथा सुरक्षा से करने को तैयार है। इसके प्रमाण स्वरूप वह एक निर्धारित धनराशि भी अपनी निविदा के साथ संलग्न करता है। ठीक है, तो अब ये तो डेफिनेशन थी टेंडर की जो आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके घर में शादी है। ठीक है, अब आपको मिठाई बनवानी है तो आप क्या करेंगे कि आप बाज़ार जाएंगे और मान लीजिए बाज़ार में 10 दुकानें हैं मिठाई की, तो आप वहाँ जाके पता करेंगे कि हर मिठाई का रेट क्या क्या है। ठीक है, और टेस्ट भी कर सकते हैं आप जाके दुकानों में कि कौन सी दुकान में कितनी अच्छी मिठाई मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, साथ ही सबके रेट जो हैं वो नोट करते जाएंगे। फिर आप घर आएंगे और आप क्या करेंगे कि सभी रेट को मिलाएंगे और उसमें से जो आपको सबसे सटीक दुकान लगेगी जहाँ पे टेस्ट भी अच्छा है और पैसे भी दाम भी सही है ना, वहाँ पे जाके आप मिठाई खरीद लेंगे। ठीक है, तो इस केस में जब आपने दुकान में जाके बताया कि आपको किस तरह की मिठाई चाहिए है ना, उसी को विभागीय भाषा या तकनीकी भाषा में टेंडर कहते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए कि कोई विभाग है ना, उसको कोई काम कराना है तो वो क्या करेगा कि अपना जो एक नोटिस है ना, वो विज्ञापन के तौर पे अखबारों में देगा और उस विज्ञापन को देख के जो भी ठेकेदार उस कार्य को करने के लिए इच्छुक होगा वह क्या करेगा, वह विभाग में आके अपनी सहमति देगा। ठीक है, अब सहमति देगा इसका मतलब है कि वह करना चाहता है वह काम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि विभाग ने जो नोटिस निकाला था जिसमें उसने कार्य के बारे में लिखा था, इतनी जानकारी दी थी कि ठेकेदार ये संभावित कर पाए कि उसे काम करना है कि नहीं, है ना, उसी को आप टेंडर कहते हैं। उसी डॉक्यूमेंट को आप टेंडर या निविदा कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी ठेकेदार जो कि काम करने के लिए तैयार है तो वो विभाग में आके बताता है कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, तो उससे कुछ धनराशि भी प्रमाण स्वरूप रख ली जाती है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे जिसको अर्नेस्ट मनी कहा जाता है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि टेंडर के टाइप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ चुके हैं, है ना, अनुबंध पढ़ चुके हैं, तो उसके अनुसार भी टेंडर को कई प्रकारों में बांटा गया है। जैसे कि परसेंटेज रेट टेंडर, आइटम रेट टेंडर, टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ रोड मटेरियल। इसमें क्या होता है कि जो भी रोड मटेरियल के लिए आपको रोड बनाने के लिए जो मटेरियल आपको चाहिए है ना, उसके लिए टेंडर निकाला जाता है। मतलब कोई दुकान या कोई कंपनी इस टेंडर को ले सकती है और वो रोड बनाने के लिए जो भी मटेरियल है उसको सप्लाई कर सकती है ना। उसी तरह से टेंडर फॉर पीस ऑफ वर्क, टुकड़े टुकड़े कामों के हिसाब से टेंडर दे जा सकता है, और लमसम टेंडर। ठीक है, एक मुश्त निविदा जिसे कहते हैं। तो ये आप जो आपने टेंडर पढ़े हैं उसी के आधार पे ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं उसी के आधार पे ये अलग अलग टेंडर्स हैं। ठीक है, इसी के साथ अब टेंडर को जो नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन है या भागीदारी की प्रकृति है उसके आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है ना। तो उसके आधार पर आप 4 प्रकार के टेंडर देख सकते हैं। पहला है ओपन टेंडर, दूसरा है लिमिटेड टेंडर, तीसरा है सिंगल टेंडर और चौथा है ग्लोबल टेंडर। तो आगे देखते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले ओपन टेंडर। तो यहाँ सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र द्वारा नियोजित मुख्य निविदा प्रक्रिया है। ठीक है, अब ग्राहक क्या करता है कि स्थानीय समाचार पत्र में
प्रस्तावित कार्यों की विस्तार से और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। इस इस तरह से ठेकेदार को निविदा के लिए आमंत्रित करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि टेंडर नोटिस जो है वो कोई भी, मतलब जिसको भी काम कराना है वो क्या करेगा कि अखबार में अपनी कार्य की जानकारी दे देगा और विस्तार में जानकारी दे देगा, ताकि जिसको काम करना है उसे पूरी जानकारी मिल पाए और वह ये हिसाब लगा पाए कि वह काम करना चाहता है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से वो क्या कर देगा, अखबार में निकाल देगा, और जितने भी ठेकेदार उस अखबार को पढ़ेंगे या उस विज्ञापन को पढ़ेंगे, है ना, वह उस टेंडर के लिए अनुरोध या उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसका मतलब है ये ओपन टेंडर, ये सभी के लिए खुला रहता है। इसके बाद आता है सिलेक्टिव या लिमिटेड टेंडर। तो अब इसमें क्या होता है कि किसी भी विभाग के पास या किसी भी संगठन के पास अपनी एक चुनिंदा ठेकेदारों की एक सूची होती है ना, जिसमें उनके साथ जो पहले ठेकेदार काम कर चुके हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो उन ठेकेदारों की सूची होती है। तो क्या करते हैं कि उन्हीं ठेकेदारों को वापस से ये अपने काम के बारे में बताते हैं कि हमें ये काम करवाना है, तो क्या आप इनमें से सूची में से जितने भी ठेकेदार चाहते हैं अगर उस काम को करने के लिए, तो वह काम ले सकते हैं, है ना। उसी को आप बोलते हो लिमिटेड या सिलेक्टिव, मतलब कुछ लोगों को वो टेंडर जो है उसका विकल्प दिया जा रहा है, तो इसको आप बोलते हो सिलेक्टिव टेंडर या लिमिटेड टेंडर। इसके बाद आता है सिंगल टेंडर। सिंगल टेंडर जब कि अगर सप्लाई जो कर रहा है, मतलब जो टेंडर लेने वाला है, जो आपको कार्य करके देने वाला है, मान लीजिए ठेकेदार, है ना, वह एक ही है ना, उसको ही आपको वो टेंडर देना है, तो वो सिंगल टेंडर कहलाता है कि इसी व्यक्ति से आपको वो काम कराना है। मान लीजिए आप मार्केट गए, वहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान थी मीठे की, तो इसका मतलब है आपको उससे मीठा खरीदना है, तो आप उसी से खरीदोगे, है ना, तो उसको बोलते हैं आप सिंगल टेंडर। अब अगला है ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर में ऐसा होता है कि आप दुनिया के या विश्व के किसी भी कोने में बैठे हुए हर ठेकेदारों को अपना टेंडर नोटिस दे सकते हैं, और उससे वह क्या जान सकते हैं, मतलब वो पूरे विश्व में से कहीं से भी ठेकेदार आके आपका वह काम कर सकता है ना। तो ये जो टेंडर होते हैं ये ग्लोबल बेसिस पे होते हैं, मतलब उनको इस तरह से प्रकाशित किया जाता है कि विश्व के हर हिस्से में उन्हें देखा जा सके, और इसकी वजह से विश्व के हर ठेकेदार के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वह ये काम कर पाए, है ना। तो ये होता है ग्लोबल टेंडर। तो अभी आपने पढ़ लिए कि टाइप ऑफ टेंडर क्या होते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि अर्नेस्ट मनी, धरोहर राशि क्या होती है। तो जब आप निविदा के साथ कुछ राशि देते हैं, जमा करते हैं, है ना, उसको आप धरोहर राशि कहते हैं। और वह जो राशि है वह सत्यता का प्रमाण देता है आपका कि आप जो काम ले रहे हैं वह आप करेंगे, ठीक है। और इस बात का भी प्रतीक है कि ठेकेदार की इच्छा वास्तविक रूप में कार्य करने की है, और ना कि सिर्फ कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने की, है ना। और ऐसे सुरक्षात्मक उपाय के हिसाब से भी देखा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई ठेकेदार को आपने काम दिया, तो वह करने के लिए वह बाध्य हो जाएगा, क्योंकि उसका पैसा आपके पास जमा है, किसी विभाग के पास जमा है, तो वह क्या करेगा, वह चाहेगा कि उसे प्रॉफिट हो। कोई भी काम करता है तो वो क्या चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका जो पैसा है वह वहाँ जाके जब्त हो जाए, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि इस राशि को जमा करने के बाद जो ठेकेदार है वो बाध्य हो जाता है कि उसको उन शर्तों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, और उतना समय अवधि में वह काम करके देना होगा जितना उसने वादा किया था पहले, है ना। तो अब इसका कुछ एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कोई निविदा कार्य है ना, किसी 1 लाख का कोई कार्य है, तो उसमें जो धरोहर राशि है वो उसका 2% जमा करवाई जाती है। मतलब 1 लाख का जो 2% होगा वो उसका धरोहर राशि होगी। तो मान लीजिए अगर कोई 10 लाख का काम है या कोई 2 करोड़ का काम है, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रतिशत विभाग द्वारा बताए जाते हैं, या फिर मानक बनाए गए हैं अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से, जिसके हिसाब से लोगों को या ठेकेदारों को कुछ धरोहर राशि, है ना, वो जमा करनी पड़ती है। और क्या होता है धरोहर राशि का एक और है कि जैसे ही अब क्या होता है कि 10 लोगों ने आपको बोला कि हम ये कार्य करेंगे, है ना, किसी विभाग को बोला कि हम ये कार्य करेंगे, तो 10 लोग वो धरोहर राशि जमा करते हैं अपने टेंडर के साथ, है ना।
टेंडर में वो क्या करेंगे कि अपना पूरा भर देंगे कि हमें इतने इतने अमाउंट में हम ये कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वो टेंडर के साथ वो धरोहर राशि भी विभाग में जमा कर देंगे। फिर विभाग के ऊपर रहेगा कि वो किस टेंडर को उसमें से चूज करते हैं, है ना। जिसको वह चुनेंगे उसके अलावा बाकी सबकी धरोहर राशि वह तुरंत ही लौटा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो काम करेगा उसी की धरोहर राशि रखी जाती है और बाकी जिनकी धरोहर राशि, जिनका टेंडर नहीं लिया जाता, उनकी धरोहर राशि तुरंत ही वापस कर दी जाती है। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज़ आती है जो कि है सिक्योरिटी डिपॉजिट या प्रतिभूत राशि। इसे जमानत राशि भी कहते हैं। तो अब जब किसी ठेकेदार की निविदा स्वीकार कर ली जाती है ना, तथा वह विधिवत कार्य करने के लिए विभाग से अनुबंध कर लेता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ली जाती है ये राशि। ठीक है, तो उसे कार्य करने के आदेश प्रसारित कर दिए जाते हैं। इस समय ठेकेदार से प्रतिभूत राशि जमा कराने के लिए कहा जाता है, जो इस बात का आश्वासन है कि ठेकेदार संपूर्ण कार्य निर्धारित समय सीमा में मानकों के अनुसार सभी शर्तों का पालन करते हुए तथा शासन की कोई क्षति हो तो उसकी पूर्ति करते हुए पूर्ण करेगा। ठीक है, अब प्रतिभूत राशि जो है वो कार्य के मूल का लगभग 10% होती है, और अगर ठेकेदार द्वारा एक साथ वह राशि नहीं जमा कर की जाती तो क्या किया जाता है कि उसके जो बिल पास होता है हर 6 महीने या हर कार्य के बाद जो उसका बिल पास होता है उसमें से वह राशि काट के उसको दी जाती है, उसका भुगतान किया जाता है। तो प्रतिभूत की जो राशि होती है वो जमा करवाने का एक मूल जो उद्देश्य है वो यह है कि ठेकेदार के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध बना रहे, है ना, जिससे कि वह कार्य को निर्धारित मानकों तथा समय अवधि में पूर्ण करने के लिए बाध्य हो जाए किसी भी विभाग से। तो ये होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आपने देख लिया कि धरोहर राशि क्या होती है, अर्नेस्ट मनी क्या होता है और सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। अर्नेस्ट मनी जो है वो टेंडर जमा करते समय दी जाती है, और जबकि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वह कार्य का जब आपको आदेश दे दिया जाता है कि हाँ आप ही के द्वारा, इसी ठेकेदार द्वारा ये कार्य किया जाएगा, तब वह राशि ठेकेदार द्वारा विभाग को जमा करवाई जाती है, जो कि 10% होती है उस पूरे कार्य की राशि के। थैंक यू।